Hello students, today we will read 8th chapter of science, Air Around Us. Air is present all around us. हवा हमारे चारों तरफ होती है. We breathe it in and out. हम हवा को सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. We cannot see it. हम हवा को देख नहीं सकते. But we feel its presence when it blows. पर हम इसे महसूस कर सकते हैं जब हवा चलती है या हवा बहती है. बहती हवा को हम महसूस कर सकते हैं. It is odorless and colorless. हवा odorless है. odor मतलब सुगंध, odorless मतलब सुगंधहीन. हवा में कोई सुगंध नहीं होता. एंड कलरलेस, कोई रंग नहीं होता. हवा का कोई सुगंध नहीं होता, कोई रंग नहीं होता. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. चलती हवा को विंड कहते हैं, पवन कहते हैं. एयर हेल्प्स अस इन वेरियस वेज. हवा हमारी बहुत सारी चीज़ों में मदद करती है, बहुत कामों में मदद करती है. वी ब्रीद एयर, वी नीड एयर टू ब्रीद. हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत है. फिल इन बलून्स एंड टॉयज. बलून्स और टॉयज में भरने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े सुखाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. फ्लाइंग काइट्स एक्सेट्रा, पतंग उड़ाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे कामों में क्या होती है, हवा की ज़रूरत हमें होती है. एटमॉस्फेयर. Next topic is atmosphere. The thick layer of air around the earth is called atmosphere. अर्थ के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ हवा की एक मोटी परत है. उस परत को, उस लेयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं. हमारा जो अर्थ है उसके चारों तरफ बहुत दूर दूर तक एक हवा की परत है, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. यू कैन सी दिस इन द डायग्राम. आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ क्या है, बहुत दूर दूर तक हवा के लेयर्स हैं. और ये लेयर्स क्या है, ये एटमॉस्फेयर है. ओके. It extends upwards for over 1,000 kilometers. ये जो एटमॉस्फेयर है आपका, वो धरती के सरफेस से 1,000 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है. This thick blanket of air protects us from harmful rays of sun. ये जो मोटी परत है हवा की, ये हम लोगों को धूप के खतरनाक किरणों से, हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है. The thickness of atmosphere doesn't remain the same. जो मोटाई है इस एटमॉस्फेयर की, ये हर जगह सेम नहीं है. जो थिकनेस है इस एटमॉस्फेयर की, वो हर जगह सेम नहीं है. The atmosphere become thinner and thinner as we go higher up in the air. एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है वो कम होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर हवा में जाते जाते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. ये जो एटमॉस्फेयर है उसके अलग अलग लेयर्स हैं. ये बहुत सारी परतों में डिवाइडेड है, बहुत सारे लेयर्स में डिवाइडेड है. उन लेयर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में, 5 परतों में बटा हुआ है. इट इज थिकेस्ट नियर द सरफेस एंड थिन्स आउट विथ हाइट. सरफेस के पास, धरती की परत के पास, धरती के जमीन से जो पहला लेयर है वो सबसे ज्यादा मोटा है और धीरे धीरे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं इट थिन्स आउट, वो पतला होता जाता है. फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर. पहला लेयर क्या है आपके एटमॉस्फेयर का, ट्रोपोस्फेयर. आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एटमॉस्फेयर के 5 लेयर है. फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर, फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर एंड द फिफ्थ लेयर इज
एक्सोस्फेयर। 5 लेयर हैं धरती के सरफेस से ऊपर तक, एनवायरनमेंट के, एटमॉस्फेयर के, और ये धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाते जाते हैं ये लेयर्स क्या होते हैं, पतले होते जाते हैं, इनकी मोटाई कम होती जाती है। ओके, सो फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज थर्मोस्फेयर। पहला लेयर क्या है आपका, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, इट इज द फर्स्ट लेयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये पहला लेयर है हमारा धरती के सरफेस के ऊपर, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं धरती के ऊपर। वो कौन से लेयर में हम रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। इट कंटेन्स वाटर एंड गैसेस, ये पानी और गैसेस से मिलकर बना है ये लेयर। मोस्टली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और इसमें कौन से गैसेस हैं ज्यादातर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस है। Clouds are formed in this layer and nearly all weather changes take place here. Clouds, बादल इसी लेयर में बनते हैं, और जितने भी मौसम में बदलाव होते हैं, जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं, वो कहाँ होते हैं, आपके इसी लेयर में होते हैं। बारिश होना, गर्मी होना, या फिर जितने भी वेदर चेंज, हवाएं चलना, ये सारे किस लेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है। ओके, Stratosphere. Second layer is stratosphere. It lies above the troposphere. ये troposphere के ऊपर है। It is a clear cloudless layer, और ये बिल्कुल ही साफ लेयर है, बिल्कुल cloudless है, जहां बादल नहीं होते, cloudless। बादल इस लेयर में नहीं होते। Many jets, aircrafts fly in the stratosphere. बादल नहीं होने की वजह से जितने भी एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन्स, जेट्स होते हैं, आपके फाइटर प्लेन्स होते हैं, ये सारे स्ट्रैटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रैटोस्फेयर इज द ओजोन लेयर। स्ट्रैटोस्फेयर की जो का ऊपर का पार्ट है, जो ऊपरी परत है, उसमें क्या है आपका, एक ओजोन लेयर है। अब ये ओजोन लेयर क्या है, ये देखते हैं। द ओजोन लेयर is like a huge seal that blocks most of the sun's harmful ultraviolet rays. ये जो ओजोन लेयर है ये एक शील्ड की तरह है, एक कवच की तरह है, that blocks most of the sun's harmful ultraviolet rays. ये सन से आने वाले जो खतरनाक अल्ट्रावायलेंट रेज हैं, इनको क्या करता है, ब्लॉक करता है, हम तक आने से रोकता है, धरती पर आने से, अर्थ सरफेस पर आने से रोकता है। तो बेसिकली ओजोन लेयर क्या करता है, हमें सन के हार्मफुल रेज से, अल्ट्रावायलेंट रेज से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब देख सकते हैं फर्स्ट लेयर क्या था आपका, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम रहते हैं, जिसमें वेदर चेंजेस होते हैं सारे। ओके, सेकेंड था स्ट्रैटोस्फेयर, जिसमें जो कि क्लाउडलेस लेयर है, और जिसमें एरोप्लेन्स, जेट्स, ये सारे उड़ते हैं, और जिसमें ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर जो कि हमें सन के हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर इज मेसोस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अप टू 85 किलोमीटर अबव द अर्थ इन द नाइट स्काई। ये 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड लेयर। इसे कोल्ड लेयर भी कहते हैं, इसे ठंडी परत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ठंड हो जाती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोल्ड लेयर कहते हैं। फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, थर्मो से ही पता चल रहा है कि इस लेयर में क्या है, टेम्परेचर है। ओके, दिस लेयर इज नोन एज द अपर एटमॉस्फेयर। इसे अपर एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हॉट लेयर ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इसे हॉट लेयर भी कहते हैं, गर्म परत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। द स्पेस शटल्स मूव इन ऑर्बिट इन दिस लेयर। जो स्पेस शटल्स होते हैं, आपके जितने भी सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या फिर आपके रॉकेट, स्पेस शटल्स जितने हैं, वो कहाँ उड़ते हैं, इसी लेयर में उड़ते हैं, थर्मो
स्फेयर में उड़ते हैं। अनदर लेयर कॉल्ड आइनोस्फेयर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि स्ट्रेटोस्फेयर में एक और लेयर था, क्या था? ओजोन लेयर। उसी तरह थर्मोस्फेयर में भी एक लेयर है, क्या है? आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर क्या करता है? इट इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। ये थर्मोस्फेयर का पार्ट है। और लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ द आइनोस्फेयर। जितने भी रेडियो कम्युनिकेशंस होते हैं, जितने भी बातचीत आप करते हैं टेलीफोन पे, आपके रेडियोज पे गाने बजते हैं, आपके टीवीज पे जो चैनल्स आते हैं, ये सारे किस लेयर की वजह से आते हैं? आइनोस्फेयर की वजह से आते हैं। आप अपने घर में बैठे बैठे देश विदेश दूसरी कंट्रीज में बात कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के न्यूज लाइव देख सकते हैं। ये किसकी वजह से देख सकते हैं? आइनोस्फेयर की वजह से देख सकते हैं। अभी जो हम ये ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नेट, ये सारा क्यों होता है? आइनोस्फेयर की वजह से आता है। क्योंकि आइनोस्फेयर में जो स्पेस शटल्स, सैटेलाइट्स हैं, वो कहाँ होते हैं? आइनोस्फेयर में। और ये हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन में, डिस्टेंट कम्युनिकेशन में। ओके, नेक्स्ट लेयर, फिफ्थ लेयर क्या है आपका? एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या आपका? बिल्कुल लास्ट लेयर है, अपर लिमिट है, बाहरी परत है आपके एटमॉस्फेयर की। बियॉन्ड इट देयर इज आउटर स्पेस। और इसके बाद क्या है? आउटर स्पेस आ जाता है। कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है। देयर इज नो एयर इन स्पेस। स्पेस में कोई एयर नहीं है, स्पेस में हवा नहीं होती। ये एक्सोस्फेयर तक हवा होती है, पर उसके बाद स्पेस में क्या है? हवा नहीं होती। एन एस्ट्रोनॉट कैरीज हिज ओन ऑक्सीजन सिलेंडर विथ हिम। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष यात्री, वो क्या करते हैं? अपना ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ही कैरी करते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं। ओके, तो हमने अभी किस चीज के बारे में पढ़ा? 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के 5 अलग अलग लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा। वो 5 लेयर्स कौन से थे? ट्रोपोस्फेयर, पहला लेयर था क्या आपका? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? सारे वेदर चेंजेस होते हैं, हम इस पे रहते हैं। अर्थ का फर्स्ट लेयर है ये एटमॉस्फेयर का, ट्रोपोस्फेयर। वेदर चेंजेस यही होते हैं। सेकेंड लेयर था आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? ये क्लाउडलेस लेयर है, यहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं होता, तो सारे जेट्स, एयरक्राफ्ट, प्लेन्स यहाँ फ्लाई करते हैं। और इसमें एक ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमें सन के हार्मफुल रेज से। थर्ड लेयर है आपका मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या है? ये बहुत ही कोल्ड लेयर है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। ये क्या है? कोल्ड लेयर है, ठंड होती है यहाँ पे। थर्ड लेयर आपका क्या है? थर्मोस्फेयर। फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर में क्या होता है? एक आइनोस्फेयर है, जहां पे कि सैटेलाइट्स होते हैं आपके, जिसकी वजह से सारे कम्युनिकेशंस होते हैं। स्पेस शटल्स यहीं पे ऑर्बिट में घूमते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सोस्फेयर, जो कि आपका लास्ट लेयर है, अपर लेयर है। और हाँ, थर्मोस्फेयर में बहुत ज्यादा, इसे हॉट लेयर कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ओके, लास्ट लेयर है आपका एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या आपका बिल्कुल ही लास्ट लेयर है आपके एटमॉस्फेयर का। और इसके बाद क्या आ जाता है? स्पेस आ जाता है, आउटर स्पेस। आउटर स्पेस जहां की ऑक्सीजन नहीं होता, वैक्यूम होता है, हवा नहीं होती। ऑक्सीजन क्या? हवा भी नहीं होती। ओके, ये तो क्विक रिवीजन था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। हवा किन चीजों से मिलके बनी है, किन किन चीजों के कॉम्पोजिशन से बना है हवा, ये हम पढ़ेंगे। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। हवा बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, बहुत सारे गैसेस का मिश्रण है। नियरली 78% ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। लगभग 78% एयर क्या है? नाइट्रोजन है। एंड 21% ऑक्सीजन। 78% क्या था? नाइट्रोजन था। 21% क्या है? ऑक्सीजन है। तो कुल मिला के 99% क्या आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो 100% में बचा कितना? 1%। 1% में और सारे गैसेस हैं। कौन कौन से और सारे गैसेस हैं 1% में? इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हाइड्रोजन, आर्गन,
मीथेन, वाटर वेपर, स्मोक एंड डस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, मीथेन, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट, धूल, मिट्टी, कण जितने होते हैं आपके, भाप, ये सारे 1% में आते हैं। और ज्यादा परसेंटेज किस चीज की है? नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है। याद रखेंगे, नाइट्रोजन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन गैस क्या है? बहुत जरूरी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। आज तक हम पढ़ते आए थे ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी जरूरी है, पर नाइट्रोजन को हम ब्रीद नहीं करते, सांस नहीं लेते। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारे बॉडी को कैसे मिलता है देखते हैं। एनिमल गेट्स इट फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स को, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एनिमल और प्लांट्स। एनिमल्स में क्या आ गए? जानवर और इंसान। ह्यूमंस आर ऑल्सो सोशल एनिमल, भूल मत जाइएगा, ठीक है। तो एनिमल्स मतलब जानवर और इंसान, जितने भी जीवित जीव जंतु हैं, और प्लांट्स, दोनों के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। एनिमल गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स को कहां से मिलते हैं? ये प्लांट्स से। जो साग सब्जी फल मूल हम खाते हैं, उससे हमें नाइट्रोजन मिलता है। जानवरों को वो जो घास फूस खाते हैं, उनसे नाइट्रोजन मिलता है। प्लांट्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल। और प्लांट्स को ये कहां से मिलता है? मिट्टी से मिलता है। मिट्टी से प्लांट में आया, प्लांट से एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स में आया नाइट्रोजन। ओके। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो भाप, जो पानी का वाष्प प्रेजेंट होता है किस चीज में? हवा में, उसे क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। द ह्यूमिडिटी इज हाई व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज मोर इन द एयर। ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ऊष्मा ज्यादा होती है हवा में जब भाप ज्यादा होता है, वाष्प ज्यादा होता है हवा में। द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी सर्फेस डज नॉट evaporate quickly and so we feel uncomfortable when humidity is high in air। जब वाष्प ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी अधिक होती है हवा में, तो क्या होता है? हमारे बॉडी सरफेस से स्वेट, पसीना जल्दी एवपोरेट नहीं होता, सूखता नहीं है जल्दी। तो हमें क्या होता है? वी फील अनकंफर्टेबल, हमें असहज महसूस होता है, हम अच्छा महसूस नहीं करते। व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई इन द एयर, जब ह्यूमिडिटी अधिक होती है हवा में, तो क्या होता है? ह्यूमिडिटी अधिक होने की वजह से पसीना जल्दी नहीं सूखता और हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल, असहज महसूस होता है। ऐसा कब होता है? बारिश के मौसम में अधिक ह्यूमिडिटी होती है हवा में, तो हमें ऐसा फील होता है। ओके। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर डिपेंड्स ऑन द सीजन एंड द प्लेस। और कितना अमाउंट, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होगा, कितनी ह्यूमिडिटी होगी हवा में, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? सीजन पे, कि कौन सा मौसम है। जैसे कि बरसात के मौसम में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में अधिक ह्यूमिडिटी होती है। एंड द प्लेस, और किस जगह पे है हम। जैसे कि समुद्र के किनारे, कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी क्या होती है? अधिक होती है। और जैसे जैसे आप कोस्टल एरिया से दूर जाएंगे, समुद्र के किनारे से दूर जाएंगे, ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, places near the sea have air with more water vapor। जो नजदीक एरिया होता है, समुद्र के नजदीक का एरिया, उसमें अधिक ह्यूमिडिटी होती है, अधिक वाष्प होता है हवा में, वाटर वेपर होता है, एज कंपेयर टू द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम इट। उन जगहों से अगर तुलना की जाए तो पहाड़ी एरिया का अगर देखा जाए तो वहां की हवा में कम होगी आपकी ह्यूमिडिटी दूर के एरिया में, और नजदीक के एरिया में समुद्र के क्या होगी? ज्यादा होगी ह्यूमिडिटी। जैसे कि अगर आप देखें तो मुंबई, कैलकाटा, या फिर जो शहर पानी के मतलब समुद्र के किनारे है, गुजरात, जो भी, मुंबई हो गया आपका, केरला हो गया, यहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। और जो कि दूर है, लाइक मध्य प्रदेश हो गया, कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ सब पे क्या होगी? आपकी ह्यूमिडिटी कम होगी हवा में, क्योंकि दूर है वो समुद्र के एरिया से। बात समझ आई?
तो जगह पे और मौसम पे डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नीचे क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का डायग्राम है। ये डायग्राम जरा समझते हैं हम। ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये जो रेड वाला पोर्शन है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को बताता है ये कि ज्यादातर क्या है आपके एयर में, एटमॉस्फेयर में, हवा में नाइट्रोजन है। फिर ब्लू वाला एरिया जो है ये बता रहा है कि ऑक्सीजन, 21% क्या है आपका ऑक्सीजन है। और ये जो थोड़ा सा येलो एरिया है वो क्या बता रहा है आपको कि और सारे गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि 1% आपके आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन एंड वाटर वेपर है, अदर गैसेस हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। हवा की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हवा में क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर कैन बी डिस्क्राइब थ्रू फॉलोइंग एक्टिविटीज। हम हवा के गुण के बारे में नीचे दिए हुए कुछ एक्टिविटीज से पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1, एयर ऑक्यूपाई स्पेस। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, जो हवा है वो जगह लेती है, हवा जगह घेरती है। टेक अ ग्लास, फिल अ बकेट विथ वाटर। एक ग्लास लो, एक बाल्टी को पानी से भरो। प्लेस द ग्लास अपसाइड डाउन ऑन द वाटर। फिर ग्लास को उल्टा करके क्या करना है, पानी पे दबाना है। यू कैनॉट प्रेस द ग्लास विथ वाटर एज एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द एम्प्टी लुकिंग ग्लास। तो ये कैसे पता चलेगा कि एयर हवा जगह लेता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस? जब हम उसको दबाएंगे इस ग्लास को तो वो ग्लास नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, उसके बाद वो नीचे जाना बंद हो जाता है, बिल्कुल नीचे नहीं जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि उसके अंदर पानी ग्लास के अंदर इसलिए नहीं जा रहा है, ग्लास और नीचे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसके अंदर एयर है और वो एयर जगह लेती है। दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। ये एक्सपेरिमेंट आपको, ये एक्टिविटी क्या बताता है कि हवा जगह लेती है, बहुत कम जगह लेती है पर जगह लेती है। ओके, तो आप ये एक्टिविटी घर में करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी पे आते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। एयर हैज वेट। हवा में वजन होता है। ये कैसे देखेंगे हम कि हवा में वजन होता है? मेक अ बैलेंस विद अ स्टिक। एक डंडा लें और उसका बैलेंस बनाए, उसे तराजू की तरह बनाए, मतलब उसके बीचों बीच एक रस्सी बांधे। फिल 2 बलून्स विद एयर। फिर 2 बलून में क्या करने हैं आपको, बिल्कुल सेम साइज के, सेम शेप के बलून्स लेने हैं, उसमें हवा भरनी है। बोथ ऑफ देम शुड बी फिल्ड इक्वली। दोनों में बिल्कुल बराबर हवा भरनी है, किसी में ज्यादा किसी में कम हवा नहीं भरनी। विथ एयर, टाई देम ऑन द 2 ends ऑफ द स्टिक। फिर दोनों को उस डंडे के अंत में क्या करना है आपको, बांध देना है। प्रिक 1 balloon विद अ पिन। एक बलून को आप पिन से फोड़ दीजिए। द बलून विथ एयर वेज मोर। जिस बलून में हवा होगी वो अधिक वजन होगा उसमें, इसलिए वो नीचे झुक जाएगा। दिस शोज दैट एयर हैज वेट। ये बताता है कि एयर में क्या है, वेट है, वजन है। ओके, एयर में क्या होता है, वजन होता है, हवा में वेट होता है। ओके, लेट्स सी द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एयर। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा गुण क्या है एयर का? थर्ड प्रॉपर्टी, एयर एक्सटेंड्स प्रेशर, एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। कि हवा चारों दिशा में प्रेशर लगाती है। फिल अ ग्लास विथ वाटर अप टू द ब्रिम। एक ग्लास लेना है और बिल्कुल ऊपर तक, बिल्कुल ऊपर तक पानी भरना है। कवर द ग्लास विथ अ थिक कार्डबोर्ड। फिर उस ग्लास पे एक कार्डबोर्ड रख दीजिए, एक पतला कार्डबोर्ड जो कि उसका वजन ले सके।
ऐसा कार्डबोर्ड। पुट योर हैंड ऑन द कार्ड एंड इन्वर्ट इट क्विकली। फिर उस कार्डबोर्ड के ऊपर अपना हाथ रखिए और उसको पलट दीजिए। द कार्ड विल नॉट फॉल डाउन। वो कार्ड नीचे नहीं गिरेगा, वो इस तरह से आप देख सकते हैं डायग्राम में, वो ग्लास में चिपक जाएगा। दिस शोज दैट एयर आउटसाइड द ग्लास एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कार्ड। इससे पता चलता है कि जो एयर है बाहर वो क्या कर रही है, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे प्रेशर लगा रही है ग्लास में अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो ये इस प्रेशर की वजह से हवा जो उस पर दबाव डाल रही है, उस कार्ड के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है उसके ऊपर, उसकी वजह से वो क्या होगा, वो ऐसे चिपक सा जाएगा और नीचे नहीं गिरेगा। इससे पता चलता है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। इससे पता चलता है कि हवा क्या लगाती है, जोर लगाती है, प्रेशर लगाती है हर डायरेक्शन में। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम एयर की। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। हवा की जरूरत होती है जलने के लिए किसी भी चीज को। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। टेक अ कैंडल, ये कैसे हम प्रूव करेंगे कि जलने के लिए हवा की जरूरत होती है। एक कैंडल लीजिए, टेक अ कैंडल, लाइट इट, कवर इट विद द जार। उसको जलाइए और जलाने के बाद उसको एक जार से, ग्लास के बर्तन से कि आप देख सकें अंदर, या फिर नहीं भी है आपके पास जार तो कोई बात नहीं, उसको कवर करके देखिए। आफ्टर सम टाइम कैंडल विल नॉट एक्सटिंग्विश, विल गेट एक्सटिंग्विश। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो कैंडल बुझ जाएगी। थोड़ी देर जलेगी, उसके बाद वो बुझ जाएगी, क्योंकि जितना एयर होगा इस ग्लास के अंदर वो एयर, उस एयर का ऑक्सीजन उसको मदद करेगा जलने में थोड़ी देर, और फिर जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा वो बुझ जाएगी। दिस शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कैंडल टू बर्न। ये बताता है आपको, ये एक्सपेरिमेंट की, किसी भी चीज को जलने के लिए हवा की जरूरत होती है। विदाउट एयर आग नहीं जलेगा। जहां पे एयर नहीं होगा वहां आग नहीं जल सकता, वैक्यूम में आग नहीं जल सकता। Have you seen a village? Villages, how women blow fire in their चूल्हास। क्या आपने कभी गांव में देखा है वो मिट्टी वाले चूल्हे में जो वुमेन्स होती हैं, जो मिट्टी वाले चूल्हे पे खाना बनाती हैं, वो उसे फूकती हैं, उसमें ब्लो करती हैं, हवा देती हैं। क्यों हवा देती हैं? कि उस चूल्हे की आग भड़के, ज्यादा तेज हो। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको बताता है कि हवा को, मतलब आग को जरूरत होती है किस चीज की, एयर की। हवा की जरूरत होती है जलने के लिए, हवा आग को बढ़ाएगी। सो वी हैव स्टडीड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? एयर ऑक्यूपाई स्पेस, हवा जगह घेरती है। सेकेंड प्रॉपर्टी वॉज एयर हैज वेट, कि हवा के पास वजन होता है, वेट होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, हवा जोर लगाती है, प्रेशर देती है। फोर्थ प्रॉपर्टी वॉज एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, कि हवा की जरूरत होती है किसी भी चीज के जलने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज एयर एंड इट्स यूजेस। हवा की क्या जरूरत है हमें? एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग, हवा की सांस लेने में जरूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, हर जीवित जीव जंतु पेड़ पौधे सबको ऑक्सीजन की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, जानवरों में, जानवर से मतलब है जानवर और इंसान दोनों में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किस चीज के लिए? सांस लेने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकत प्रोड्यूस करने के लिए। द ऑक्सीजन गोज इन टू द लंग्स, ऑक्सीजन लंग्स में जाती है। फ्रॉम देयर इट इज कैरीड बाय द ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और लंग्स से वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में कैरी की जाती है, ले जाई जाती है, पहुंचाई जाती है ब्लड के थ्रू। कैरीड बाय द ब्लड, हमारा जो खून है, हमारे शरीर का खून, वो उसे बॉडी के अलग अलग पार्ट में ले जाता है।
फूड इज बर्न देयर बाय ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। फिर वहां क्या होता है, उस ऑक्सीजन की मदद से हमारा खाना पकता है, बनता है, जलता है, जो भी कहा जाए। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और जो कि हम ब्रीद आउट करते हैं, हम बाहर छोड़ते हैं, हम सांस लेते हैं, तो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन को हमारा ब्लड क्या करता है, कैरी करता है और बॉडी के दूसरे दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, और फिर वहां पे जो खाना है वो बर्न होता है, उससे एनर्जी बनती है, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और वो हम बाहर छोड़ देते हैं एंड थ्रो आउट ऑफ द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एंड थ्रोन आउट ऑफ द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वहां पे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, सांस में बाहर निकल जाता है लंग्स के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। सांस का लेना, सांस लेने से ऑक्सीजन का ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाना, वहां से फूड का बर्न होकर एनर्जी बनना और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होना, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से बाहर निकलना सांस जब हम छोड़ते हैं तो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ओके, एयर कैरीज इंफॉर्मेशन सेकेंड टॉपिक है आपका। तो पहला यूज क्या था, एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग। सेकेंड नीड क्या है एयर का, एयर कैरीज इंफॉर्मेशन, हवा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। एयर अराउंड अस कैरीज इंफॉर्मेशन, हमारे चारों तरफ की हवा इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। विदाउट एयर द ड्रम वुड बीट बट यू वोंट हियर इट, हवा अगर नहीं होगी तो ड्रम बजेगा, कहीं भी आवाज होगी, पर वो आवाज आपकी कानों तक नहीं पहुंचेगी, आप उसे सुन नहीं पाएंगे। When you speak or clap, the air around you vibrate, जब आप बोलते हैं या ताली बजाते हैं या कहीं भी कोई आवाज होती है तो उस आवाज से वाइब्रेशन, एक वेव प्रोड्यूस होता है हवा में। These vibrations reach your ears and your ears turn them into sound. ये वाइब्रेशन हवा में जो उथल पुथल होता है वो आपके कानों तक पहुंचती है और आपके कान उसको साउंड में बदलते हैं। एयर प्रेशर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। एयर प्रेशर जो है आपके डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनी थिंग्स लाइक सिरिंज, सुई देने में जो इंजेक्शन लगाने में सिरिंज यूज होता है वो कैसे काम करता है, एयर प्रेशर की वजह से। आप उसको पुश करते हैं पिस्टन को तो एयर प्रेशर, हवा के प्रेशर से वो सिरिंज काम करता है। ड्रॉपर, दवाई देने के लिए जो ड्रॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, जो आई ड्रॉप्स में यूज होते हैं या फिर नोजल ड्रॉप्स में ड्रॉपर्स यूज होते हैं, वो ड्रॉपर्स कैसे काम करते हैं, एयर प्रेशर की वजह से। आप उसको दबाते हैं और उसके अंदर जो एयर है वो आगे की मेडिसिन पे प्रेशर लगाता है और मेडिसिन बाहर आती है। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी स्ट्रॉ से पीते हैं तो क्या होता है, आप उसे ऊपर की तरफ अपने मुंह में जो हवा है उसको उस पर प्रेशर लगाते हैं और ऊपर की तरफ खींचते हैं। स्ट्रॉ में जो एयर होता है उस पर प्रेशर लगता है और वो ड्रिंक धीरे धीरे ऊपर जाती है। हैंड पंप, हैंड पंप आपका नलकूप, नल जो होता है चलाने वाला, ऊपर नीचे करने वाला, आपने गांव में देखा होगा। एंड मेनी अदर थिंग्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर प्रेशर। ये सारी चीजें जो हैं कैसे चलती हैं, एयर प्रेशर की वजह से चलती हैं। ओके, तो एयर प्रेशर का हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही जरूरत है, बहुत जरूरी है एयर प्रेशर। एक्टिविटी 5 देखते हैं हम। टेक अ स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ लीजिए। फिल अ ग्लास विद वाटर, एक ग्लास को पानी से भरिए। सक द एयर इन स्ट्रॉ विद योर माउथ, और फिर जो एयर, जो हवा स्ट्रॉ में है उसको ऐसे अपने मुंह में खींचिए ऊपर की तरफ। नाउ ब्लो आउट द एयर इन द स्ट्रॉ, फिर उस हवा को नीचे ब्लो कीजिए। यू विल सी बबल्स ऑफ एयर इन द वाटर, फिर आप क्या देखेंगे, आप उस पानी में बबल्स देखेंगे, ग्लास के पानी में। द वाटर राइजेस अप इन द स्ट्रॉ एज द एयर प्रेशर अबव द वाटर इज मोर देन द एयर प्रेशर प्रेजेंट इन द स्ट्रॉ। जैसे ही जो एयर प्रेशर होता है वो ज्यादा होगा चारों तरफ से स्ट्रॉ में, तो क्या होगा,
पानी स्ट्रॉ में ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा. दिस मूव्स द वाटर अप इन योर माउथ. और इसी की वजह से क्या होता है, आप किसी भी चीज को स्ट्रॉ से पी पाते हैं. आपके मुंह में स्ट्रॉ के थ्रू कोल्ड ड्रिंक्स हो या फिर मिल्क शेक हो या फिर जो भी आप स्ट्रॉ से पीते हैं, जूस, ये सारी चीजें आपके मुंह में स्ट्रॉ की हेल्प से जाती हैं. किस चीज की वजह से? एयर प्रेशर की वजह से. ओके, सो आफ्टर दिस वी विल रीड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. अगले पार्ट में इस वीडियो के हम लोग पढ़ेंगे other uses of air pollution, and how to reduce the air pollution, effect of the air pollution, and we will discuss all the exercises of this chapter. If you have understood the chapter clearly, don't forget to like, subscribe, and share the video, guys. Thank you for watching this video.